इस वीडियो में हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद हैं और क्रिया को कैसे पहचानें। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, रहना, जाना आदि, ये सब क्रिया हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। जैसे चलना क्रिया में चल धातु है और चल में ना, चल धातु है और चल में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? चलना। तो चलना क्या बन गई? क्रिया, यानी धातु से ही क्रिया पद का निर्माण होता है। पढ़ना क्रिया में कौन सी धातु है? पढ़ धातु है। प्राय धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे पढ़ धन ना पढ़ना, चल धन ना चलना, खा धन ना खाना। क्रिया के भेद, क्रिया कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्म हो तथा जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, ठीक है, राम फल खाता है, राम तो करता हो गया क्योंकि क्रिया को कर रहा है। फल खाता है, खाना क्रिया के साथ फल कर्म है, यानी कर्म इसमें होगा ही होगा और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ेगा, यानी किसको खाता है? फल को खाता है। सीता गीत गाती है, यहाँ कर्म है गीत और क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? गीत पर, क्योंकि गीत को गाया जा रहा है। मोहन पढ़ता है, यहाँ कर्म की संभावना है, पढ़ता है यानी कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा या पुस्तक पढ़ रहा हो, पुस्तक कर्म की यहाँ पर संभावना है, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। यानी जिस क्रिया के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़ता हो वह सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है अकर्मक, अकर्मक क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसका फल सीधा कर्ता पर पड़ता है। जैसे राधा रोती है, रोना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ कर्म का अभाव है। रोती है, क्रिया का फल राधा पर पड़ रहा है, यानी कौन रो रहा है? राधा रो रही, कर्ता रो रहा है। राम हंसता है, हंसना एक क्रिया है, कर्म यहाँ है नहीं, कर्म का अभाव है और हंस कौन रहा है? राम हंस रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो गई? अकर्मक क्रिया। अब इसको पहचाने कैसे, कौन सी सकर्मक है और कौन सी अकर्मक है? इसकी एक ट्रिक है। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या और किसको प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिल जाए तो क्रिया सकर्मक है और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया कौन सी है? अकर्मक। जैसे देख लेते हैं, राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो हम प्रश्न करेंगे कि राम क्या खाता है? उत्तर मिला हमें फल खाता है। राम किसको खाता है? फल को खाता है, यानी दोनों प्रश्नों का हमें उत्तर मिल गया, तो क्रिया कौन सी है? सकर्मक क्रिया है। अब दूसरा देख लेते हैं, राम रोता है, रोना क्रिया है, ठीक है। अब हम प्रश्न करेंगे कि बालक क्या रोता है? क्या रोता है? क्रिया, रोना तो खुद स्वयं एक क्रिया है, इसका हमें कोई उत्तर नहीं मिला कि बालक क्या रोता है। बालक किसको रोता है? इसका भी कोई उत्तर नहीं मिला, अतः क्रिया अकर्मक है। यानी क्या और किसको प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो क्रिया सकर्मक है और इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता तो क्रिया अकर्मक है। क्रिया के और भी कुछ भेद है, जैसे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूरा करने में सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूँ, जाता यानी जाना तो यहाँ मुख्य क्रिया हो गई और हूँ हो गई यहाँ पर सहायक क्रिया, क्योंकि ये वाक्य को पूरा भी कर रही है और अर्थ को स्पष्ट भी कर रही है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना आरंभ करता है तब पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे राम भोजन करके सो गया, इसमें दो क्रियाएं, राम ने भोजन किया है और राम सो गया है। यहाँ भोजन करके जो है वो पूर्वकालिक क्रिया है, जिसे करने के बाद उसने दूसरी क्रिया सो जाना की है। तो ये क्या हुआ? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करना आरंभ करता है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता ने पुस्तक पढ़ी और खाना खाने गई, यानी खाना खाने गई,
तो पहली क्रिया कौन सी है? पहले उसने पुस्तक पढ़ी फिर खाना खाने गई है, तो जो पुस्तक पढ़ी वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। इसमें एक कर्म प्राणीवाचक और एक कर्म निर्जीव होता है। जैसे अध्यापक ने राम को पुस्तक दी, इसमें दो कर्म हैं, राम और पुस्तक। ठीक है, एक एक कर्म इसमें प्राणीवाचक है और दूसरा कर्म इसमें निर्जीव है। श्याम ने राम को थप्पड़ मार दिया, इसमें दो कर्म है, श्याम ने क्या किया? राम को थप्पड़ मार दिया। तो एक कर्म इसमें प्राणीवाचक है और एक कर्म इसमें निर्जीव है। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रीना स्कूल चली गई, इसमें दो क्रियाएं हैं, चली और गई। ये दो क्रियाएं लेकिन बन एक ही रही है कि रीना स्कूल चली गई, अर्थ एक ही स्पष्ट कर रही है। ठीक है, वह खा चुका है, इसमें दो क्रियाएं हैं, खाना और चुका। दो क्रियाओं से एक क्रिया बन रही, तो ये संयुक्त क्रिया है। वह खेलती कूदती है, इसमें दो क्रियाएं हैं, खेलना और कूदना, बन एक ही क्रिया रही है, यानी अर्थ एक ही स्पष्ट कर रही है कि वह खेलती कूदती रहती है। जब ऐसी क्रिया जो दो क्रियाओं के मिलने से बनती है वह संयुक्त क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़वाना, लिखवाना, करवाना आदि। जैसे रीना रोहित से खाना बनवा रही है, रीना स्वयं खाना नहीं बना रही, रोहित से बनवा रही है, यानी कर्ता स्वयं काम न करके किसी और से काम करा रहा हो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं।